होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे एनसीबीआई से, जहां से हम देखेंगे हम सीक्वेंस को कैसे रिट्रीव करते हैं, उसके बाद उसको किस तरह अलाइन करते हैं, और देन हम ऑनलाइन बेस जिसे हम वेब बेस करते हैं, हम क्लस्टल ओमेगा उनसे फाइलोजेनेटिक ट्री देखेंगे, और देन जो सबसे मोस्ट कॉमन टूल यूज होता है मेगा, जिसमें हम मेगा 11 या मेगा 10 को यूज करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम ट्री बनाएंगे, और उसमें हम किन मेथड से बना सकते हैं, ट्री के पीछे क्या मेजर चीजें होती हैं, और फाइलोजेनेटिक्स ही क्यों परफॉर्म की जाती है, और फाइलोजेनेटिक्स का मेन पर्पस क्या है। सो हम अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम फाइलोजेनेटिक्स क्यों करते हैं। चलो फाइलोजेनेटिक्स स्क्रीन शेयर कर दें। तो हम ये बहुत सिंपल और शॉर्ट से नोट्स है, इसमें हम देख सकते हैं कि फाइलोजेनेटिक्स को विद इन 2 to 3 वर्ड्स, बीइंग अ स्टूडेंट हमारे टीचर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं फाइलोजेनेटिक्स से रेलेवेंट। सो फाइलोजेनेटिक्स बेसिकली रिलेशनशिप है, इसमें रिलेशनशिप जो है वो जस्ट एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया की बेसिस पे नहीं होता, हम इसको टाइम की बेसिस पे, डिस्टेंस की बेस पे, या सिमिलैरिटी की बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं। सो फाइलोजेनेटिक्स इन सिंपल बात की जाए तो है स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। देन बात आती है कि हम उसमें किस चीज को टारगेट करते हैं, हम डिस्टेंस बेस पे किसी चीज को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, या उसकी जो क्लोज रिलेशनशिप है उनकी बेसिस पे। तो हमें फाइलोजेनेटिक्स क्यों चाहिए, लाइक इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहली चीज जो फाइलोजेनेटिक्स को देखते हुए हमारे पास पहली चीज आती है वो ये आती है कि हमने एवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करना है, कि लाइक टाइम टू टाइम कितनी चेंजेस आ चुकी हैं। इन सिंपल लाइक अगर हम किसी बैक्टीरिया पे, किसी वायरस पे, किसी स्पेसिफिक डिजीज पे काम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसके किस किस वेरिएंट में कितनी चेंजेस आई हैं। इन शॉर्ट कह ले तो कोविड में जितनी कोविड एक बहुत बड़ी पेंडेमिक था, इसमें हमारे पास जितनी भी चेंजेस थी वो हमने फाइलोजेनेटिक्स से ही आइडेंटिफाई की, क्योंकि हम देख रहे थे कि इसकी स्ट्रेन्स में सडन चेंजेस आ रही हैं, और वो या तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से थी या उनकी अडॉप्टेशन की बेसिस पे, लेकिन वो चेंजेस जो थी ना वो उनके जो अनसेस्टर्स थे उनके साथ बिल्कुल सेम आ रही थी। तो इन्हीं बेसिस पे हमारे पास जो ट्रीज बनते हैं ना उनकी भी फिर डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जो हमें सिर्फ हिस्ट्री बताते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ट्री जो हमें अनसेस्टर्स का बताते हैं। तो ट्री ही हमें बताता है कि हमारी जो एवोल्यूशन हुई है उसमें किस डिजायर्ड पॉइंट पे क्या चीज चेंज हुई है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ट्री की टाइप्स आ जाती हैं, उसमें हमारे पास ट्री की डिफरेंट लेंथ्स आ जाती हैं कि उसमें नोड क्या है, और उसके साथ ब्रांच क्लेड ब्रांच लेंथ क्या है। ये वो सारी चीजें हैं जिनसे हर स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग रखता है, क्योंकि फाइलोजेनेटिक्स की बेसिक्स और इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास नोड आती है जो सबसे कॉमन एंसेस्टर होता है इसका। उसके बाद उसकी ब्रांच लेंथ की बेस पे हम देखते हैं कि इसने कितने टाइम पीरियड में उसको चेंज किया है। देन फिर उसमें आ जाती है नेक्स्ट क्लेड, और फिर ब्रांच लेंथ आती है। हमारे पास ट्रीज की भी डिफरेंट टाइप होती हैं। एक तो सिंपल सा है ट्री, अगर देखा जाए तो बेसिकली हमें सबसे पहले यही नहीं आइडिया होता है कि हमें ट्री चाहिए कौन सा। बेसिकली देखा जाए तो ट्री में भी डिफरेंट टाइप्स हैं। हमें पता है उसमें अनरूटेड है, रूटेड है, ये दो तो सिंपल सी हैं, ठीक है। फिर उनमें उनकी नेक्स्ट सब टाइप्स आ जाती है। हमें बेसिक्स का आइडिया होता है तो देन हम आगे मूव ऑन करते हैं।
सो ये वो बेसिक चीजें हैं जो हम कवर अप करते हैं एक फाइलोजेनेटिक ट्री में, ठीक है। लेकिन फाइलोजेनेटिक ट्री क्यों बनाना है, पहला क्वेश्चन तो ये होता है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमारा ट्री बनाने के पीछे पर्पस क्या है। इन शॉर्ट, मुझे या आपको एक ट्री बनाना है, हमें नहीं पता कि हमने उसको डिस्टेंस बेस पे करना है या रिलेशनशिप बेस पे करना है। सो सबसे पहले तो हमें इस चीज को क्लियर करना है कि हमने जो ट्री बनाना है वो किस बेस पे होगा। उस पे हम उसका डिस्टेंस की बेसिस पे उसकी फाइलोजेनी चेक करेंगे, या हम उसके मैट्रिक्सिस की बेस पे। क्योंकि हमारे पास इसमें डिफरेंट मॉडल्स आ जाते हैं जिसमें नेबर जॉइनिंग और मैक्सिमम लाइक्लीहुड दोनों मेथड्स अपने अपने पर्पस के लिए सबसे बेस्ट हैं। लेकिन अगर हम गलत मेथड को गलत चीज पे अप्लाई करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स कभी भी ठीक नहीं आते। ये हमारी बेसिक्स हैं जिनसे हमें आइडिया होना चाहिए। देन फिर हमारा होता है कि जी हमें पता चल गया हमने ये ट्री बनाना है, इसमें हमारे पास ये चीजें होनी चाहिए। और देन क्वेश्चन ये होता है कि हमने जो सीक्वेंस लेना है वो प्रोटीन का होगा, डीएनए का होगा। क्योंकि मोस्ट कॉमनली प्रोटीन और डीएनए ही होता है। क्योंकि हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम इतना डाटा अभी नहीं है कि हम सारे के सारे ट्रीज जो है ना वो प्रोटीन बेसिस पे बना ले। सो हमारे पास मोस्टली जो ट्रीज होते हैं वो डीएनए बेस पे होते हैं। डीएनए में फिर आगे हमारे पास आते हैं 16S राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस। क्वेश्चन ये है कि जब हम करते हैं यूकैरियोट्स पे काम, तो तब हमारे पास जो कंजर्व रीजन होता है वो 18 है। लेकिन जब हम प्रोकैरियोट्स पे होते हैं ना तो हमारे पास 16S राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस होता है, क्योंकि ये सबसे कंजर्व रीजन होता है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली किस तरह हम एक प्रोकैरियोट्स को लेंगे, उसमें एक स्पेसिफिकली वायरस को देखेंगे, उसके सीक्वेंस को हम किस तरह एनसीबीआई से एनसीबीआई को यूज करते हुए किस तरह उसको डाउनलोड करेंगे। देन फिर उसमें से फास्टा फाइल हमने लेनी है, ठीक है। और फास्टा का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। देन फिर हम उसको अलाइन करेंगे थ्रू मेगा बी एंड थ्रू क्लस्टल WB, ठीक है। और उनकी अलाइनमेंट की बेसिस पे देन हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट, जिसमें जब हम ट्री बनाने जाएंगे तब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमने ट्री बनाना है तो हमारे पास कौन सा मॉडल होना चाहिए, कितनी वैल्यूज यूज करनी है, कौन सी इंसर्शन रेट्स लगनी है, और उसके साथ हमारा बेस्ट पैरामीटर कौन सा होगा। तो अब हम प्रॉपरली एनसीबीआई पे जाएंगे, जहां से सबसे पहले हमारा बेसिक स्टेप होता है कि हमने डेटा को रिट्रीव करना है। सो डेटा रिट्रीवल हमारा सबसे बेसिक और सबसे मेन स्टेप है। तो अब हम एनसीबीआई पे जाएंगे, जहां पे हम अभी प्रॉपरली एक पूरे चैनल के थ्रू हर चीज को कवर करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सबको स्क्रीन शो हो रही है? जी तैमूर हो रही है। नो। अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमने डेटा कहाँ से लेना है। डेटा के लिए हमारे पास एनसीबीआई भी है, ठीक है। एनसीबीआई से ये है कि हमें फास्टा फाइल्स भी मिल जाती है। समहाउ हमारे पास फाइल्स आती हैं जो गिटहब से या कोई स्पेसिफिकली एक प्रॉपर फॉर्मेट में होती है, जिस तरह जीजी फॉर्मेट्स में होती हैं, तो उनको हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह हम एक स्पीशीज को लेंगे, ठीक है। उसका हम 16S राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस को पिक करेंगे, ठीक है। फिर उसकी हम डिफरेंट स्पीशीज को लेंगे, लाइक उनकी स्ट्रेन्स को, सब स्ट्रेन्स को लेंगे, ठीक है। और उन स्ट्रेन्स को लेने के बाद देन हम उनकी करवाएंगे अलाइनमेंट। तो ये है एनसीबीआई का
फर्स्ट पेज जिसे हम कहें नॉर्मली, इसमें हम जाके सबसे पहले तो हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें सीक्वेंस कौन सा चाहिए। हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे काम करेंगे, डीएनए सीक्वेंस पे, क्योंकि डीएनए सीक्वेंसेस जो हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ से न्यूक्लियोटाइड को सेलेक्ट कर लेंगे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि हमने किस स्पेसिफिक बैक्टीरिया को या वायरस को यूज करना है। हम प्लांट्स की बेस पे बात करें तो प्लांट की जो रूट्स हैं उनमें एक बैक्टीरिया है जो बहुत कॉमनली पाया जाता है, जिसे हम पेंटोआ कहते हैं। पेंटोआ की डिफरेंट स्पीशीज हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं और इनका नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत ज्यादा रोल है। जी, अब हमारे पास पेंटोआ की डिफरेंट स्पीशीज आ चुकी हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास, अब हम एनसीबीआई पे आए तो हमारे पास इधर भी एक बहुत बड़ा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पास कितनी स्पीशीज हैं, उनके नेक्स्ट क्या क्या टेक्सॉन्स हैं। अब इधर सिंपली बात की जाए तो अगर आप देखें तो यहाँ पे टॉप ऑर्गेनिज्म का, जब आप किसी भी क्यूरी पे जाते हैं ना, तो हमारे पास सबसे पहले आता है उसका एक ट्री, जो बताता है कि जो उसकी सबसे मेजर स्ट्रेन है ना, उनमें कौन कौन सी हैं। ठीक है, इधर हमारे पास एनसीबीआई पे स्पीशीज बेसिस पे, लाइक अगर हम बैक्टीरिया पे ही काम करना चाहें तो हम इसको भी फिल्टर आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास प्लाज्मिड बेस पे है, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बेस पे है। लाइक हम अपनी क्यूरी को जितना शॉर्ट डाउन करेंगे वो हमारे लिए उतनी ही ज्यादा स्पेसिफिक होगी। अभी तो हमने जस्ट सिंपली एक पूरी स्पीशीज का नाम लिखा है, जिसमें हमने लिखा है पेंटोआ। अब पेंटोआ की इधर काफी सारी सब स्ट्रेन्स आ चुकी हैं, लाइक उसकी डिफरेंट स्पीशीज आ चुकी हैं जो आगे शो करती हैं। लेकिन अभी हमारे पास जितना भी डाटा आया है वो ओवरऑल का आया है, उसमें 16S का कोई भी डाटा नहीं है। ठीक है, एज अ बिगनर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि जी हमें एक स्पेसिफिक स्पीशीज का 16S राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस चाहिए। जब हम उसका 16S राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारी क्यूरी और स्पेसिफाइड हो जाएगी। ठीक है, हम इधर पेंटोआ को ढूंढ रहे हैं, इसकी जगह पे आप लोग कर सकते हैं आपका एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया या आपका स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई डिजीज भी हो सकती है। ठीक है, तो हम उसके सारे सीक्वेंसेस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमारे पास इधर सिंपली सबसे पहला ऑप्शन आ चुका है कि जी हम इसको ब्लास्ट कर सकते हैं और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें उसकी सिर्फ एक स्ट्रेन है। ठीक है, अब हमारे पास इधर आ चुकी हैं उसकी डिफरेंट स्ट्रेन्स। ठीक है, जिसमें 16S बेसिस पे हैं। ठीक है, और 16S जितनी भी स्पीशीज होती है उनकी जो लेंथ होती है, उनके जो बेस पेयर्स होते हैं, उनकी रेंज स्टार्ट होती है 1150 से 1500 तक, जो सबसे बेस्ट काउंट किए जाते हैं। क्योंकि जब हम सीक्वेंस को भी लेते हैं, हम सीक्वेंस को आइसोलेट करते हैं डिफरेंट शॉटगन से, तो शॉटगन की बेसिस पे हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, सिंपली अब हम करते हैं, हम ये हमारी एक डिजायर्ड स्ट्रेन है। ठीक है, हमारे पास और डिफरेंट स्ट्रेन्स नहीं है। ठीक है, अब हमने इसकी डिफरेंट स्ट्रेन्स निकालनी है कि जो इसकी फैमिली मेंबर्स है ना, हम उनको भी देख सकें। अब हमारे पास ऑप्शन दो होते हैं, एक तो ये कि हम उनको लिटरेचर से वन बाय वन आइडेंटिफाई करें। ठीक है, जो कि बहुत ही लंबा और लेबोरियस सा काम है। सेकंड वे जो हमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स हमें एक प्लस पॉइंट देती है, वो ये होता है कि हमारे पास एक सीक्वेंस आ चुका है। ठीक है, हमें पता है कि हमारी वो डिजायर्ड स्पीशीज है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम उसका करवाते हैं ब्लास्ट। ठीक है, ब्लास्ट से हमारे पास ये होता है कि हमारे पास उसके जो क्लोजेस्ट होते हैं ना, वो उसके जो
टेस्ट मैच है वो हमें मिल जाते हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास एक स्पीशीज है, उसके जो क्लोजर होंगे वो उसी के सब स्पीशीज होंगी, उसी की स्ट्रेन्स होंगी, ठीक है। तो अब हमारे पास एक सीक्वेंस तो है, ठीक है। अब हमारा जो काम है वो ये है कि अब हमने इससे डिफरेंट जो सीक्वेंसेस है ना उनको करवाना है। अब इसी सीक्वेंस को छोड़ दें, अब हमारे पास वैसे भी अगर कोई क्यूरी है ना, तो हम जब ब्लास्ट को रन करते हैं ना, तो हमारे पास उसके जो मोस्ट कॉमन होते हैं ना, जो उससे मोस्ट रेलिवेंट होते हैं, उनकी बेसिस पे हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं, ठीक है। अब हम इसका ब्लास्ट रन करते हैं, ठीक है। जब हम ब्लास्ट रन करते हैं तो इसमें हमारे पास एक पूरी विंडो ओपन होती है, जिसमें हम अपनी एक स्पीशीज से नहीं, एक स्पीशीज से 10, 20 और 100 स्पीशीज तक जाते हैं, ठीक है। अब हम जब ब्लास्ट रन करते हैं तो इसमें हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं कि हमने कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड करना है, किन को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। सबसे पहले तो डेटाबेस की बात आती है कि हमने कौन कौन सी डेटाबेसेस को यूज करना है। अगर हम स्पेसिफिकली कोरोना वायरस पे काम करेंगे ना, तो हम ट्राई करेंगे कि हम इसको नैरो डाउन करके बस कोरोना वायरस पे ले आए, ठीक है। अगर हम किसी स्पेसिफिक जीनोमिक या ट्रांसक्रिप्टोमिक्स पे बात करते हैं तो हम उसको नैरो डाउन करेंगे, क्योंकि उससे हमारे रिजल्ट्स की जो एक्यूरेसी है ना वो इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू जो हमारे पास नॉर्मली डिफॉल्ट पे आते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास सेकंड चीज आती है कि हमने अगर स्पेसिफिकली ऑर्गेनिज्म पे करना है, आप होमोसेपियंस पे काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे होमोसेपियन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इधर ऑर्गेनिजम्स के नीचे ना ऑप्शनल का मेंशन है, ठीक है। इसमें हम होमोसेपियंस को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड चीज है ना, जो फाइलोजेनेटिक्स में मेन है, हमने ट्राई करना होता है कि हमने जो लैब में बनाए गए हैं ना जितने भी सीक्वेंसेस, किसी ने एक स्पेसिफिकली कल्चर नहीं अनकल्चर सीक्वेंस को भी डेटाबेस पे सबमिट करवा दिया ना, हमारी ट्राई होती है कि हम उनको ना एक्सक्लूड कर दें। तो हम यहाँ पे पैरामीटर सेलेक्ट कर लेते हैं कि जी उस चीज को एक्सक्लूड कर दें, ठीक है। अगर आप इसको नहीं भी करना चाहते तब भी ओके है, ठीक है। देन हम सिंपली करेंगे। अब इधर हमारे पास देखें, हमारे पास ऑप्शन है कि हमने हायर सिमिलर सीक्वेंसेस की बेसिस पे करना है, डिसिमिलर की बेसिस पे करना है, या सिमिलर सीक्वेंसेस की जो नॉर्मली होता है बस आप चलने दें। सो ये हमारे पास तीन मेजर पैरामीटर्स हैं जिनमें हमने ब्लास्ट के भी आगे करना होता है, क्योंकि हमारा हमारा यहाँ पे बेसिकली एम है कि हमने जो सबसे ज्यादा सिमिलर स्पीशीज है ना उनको लेना है, ठीक है। तो हम रन ब्लास्ट पे जाएंगे, ठीक है। जी, ये हमारे ब्लास्ट के जो रिजल्ट्स है ना वो अभी सर्च आउट हो रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड वे है ना वो लिटरेचर है, ठीक है। अब लिटरेचर में हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज आ जाती हैं, ठीक है। अगर हम पेंटोआ को ही देखें ना, तो हमारे पास उसकी भी डिफरेंट स्पीशीज होती हैं। तो उनके अगर हम 1 बाय 1 सीक्वेंस निकालना चाहते हैं ना, तो जिस तरह हमने इसका सिंगल वन निकाला है, ठीक है। हम एनसीबीआई पे गए, वहां पे न्यूक्लियोटाइड को फाइनलाइज किया, ठीक है। उसके बाद हमने एक स्पेसिफिकली स्पीशीज का नाम दिया, ठीक है। उसके आगे अगर आप उसका जो हमें डिजायर्ड सीक्वेंस है ना वो फॉर्मेट लिख देंगे तो वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि उससे क्यूरी एक तो स्ट्रांग हो जाती है, और दूसरा हमारे जो रिजल्ट्स है ना वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। हमारे पास रिजल्ट आ गए। अब हमने उनको दो वेज होते हैं डाउनलोड करने के, ठीक है।
एक तो ये भी होता है कि हम उसको वहां से पिक करेंगे, ठीक है, और उसको एक वर्ड फाइल बना लेंगे। और सेकंड ऑप्शन ये होता है कि हम उसको डायरेक्ट ही डाउनलोड करेंगे, जो हमारे पास या तो जिप फाइल में रिजल्ट आ जाते हैं, ठीक है, या हमारे पास वो नोटपैड की सूरत में रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। फिर हमने हमारे पास रिजल्ट्स जितने भी होते हैं, फिर हम उनको करवाते हैं अलाइन, ठीक है। अलाइनमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक हम अलाइनमेंट नहीं करवाएंगे ना, तो जो सीक्वेंस सीक्वेंस होता है ना, जितने भी, ठीक है, वो कभी भी एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आते, ठीक है। समहाउ मेरा सीक्वेंस, जो सीक्वेंस नंबर 1 है, उसका स्टार्ट पॉइंट 10 है, ठीक है। तो जो सीक्वेंस नंबर 2 होगा ना, समहाउ पॉसिबिलिटी है कि उसका सीक्वेंस का स्टार्ट पॉइंट जो है ना, वो 80 CG की 10th पोजीशन की बजाय वो 15 पे भी जा सकता है, ठीक है। अगर तो हम डायरेक्टली ट्री बनाएंगे, ठीक है, हम उसको अलाइनमेंट नहीं करवाएंगे, तो उससे ये होगा कि हमारा ट्री तो बन जाएगा, ठीक है, ट्री बनाना मुश्किल नहीं है, ठीक है। ट्री हमारा बन गया, लेकिन अब पहली तो बात, हमारा ट्री की जो बेसिक चीज है वो नहीं पता हमें, ठीक है। तो अब हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं ब्लास्ट के, ठीक है। हमारे पास एक स्पीशीज थी, और अब उनकी बेसिस पे हमारे पास ये देखें ऑलमोस्ट 100 स्पीशीज आ चुकी हैं पेंटोआ की। और पेंटोआ एग्लोमेरेंस की हैं, पेंटोआ वैगन्स की है, और इसके अलावा डिफरेंट स्पीशीज हैं, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, ठीक है, जो इसके साथ मैच करती हैं, ठीक है। अब इधर सेकंड चीज ये होती है कि हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं, उसमें जब हम चेक करते हैं ना, तो हमारा पहला सीक्वेंस जो होता है, वो सेम वही होता है जो हमने सबमिट करवाया होता है, ठीक है। अब उनकी बेसिस पे अब हमारे पास ना एक बहुत ब्रॉडर व्यू आ गया है, ठीक है। अब हमने अपनी जो फाइलोजेनी है ना, उनमें हमने इसकी डिफरेंट स्ट्रेन्स को यूज कर लिया। अब ये देखें, इस स्ट्रेन का नंबर है ये वाला, ठीक है, ये स्ट्रेन उससे अलग है, ठीक है, लेकिन इसकी जो परसेंटेज आइडेंटिटी है ना, वो 100% आ रही है, ठीक है। इसी तरह एक सीक्वेंस की बेसिस पे या दो की बेसिस पे उनका चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स जो है ना, हमें ब्लास्ट से मिलते हैं, ठीक है, जो सिमिलैरिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे बनता है, ठीक है। अब हमारे पास एक सीक्वेंस से 100 सीक्वेंसेस आ चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक तो ये कि हम इस सारी सेशन को यहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है, जो हमारे डायरेक्टली फास्टा में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको डाउनलोड करने में एक इशू ये है कि अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ पेंटोआ की नहीं, सारी स्पीशीज। अब ये देखें, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट और भी स्पीशीज हैं, जिनमें ये देखें कि हमारे पास सीक्वेंस आया है, ये पेंटोआ की लाइक सब स्ट्रेन्स है, ठीक है। ये इंटेरोबैक्टर की है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमने इनमें से कुछ स्पेसिफिकली चूज करनी है, ठीक है, उनको डाउनलोड कर लेना है। जिस तरह हमने ये डाउनलोड पे लगाया है ना, इधर से हमारे पास चेक इन का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से हम सबको चेक इन भी कर सकते हैं और सबको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया अगर हमने एक ही स्पेसिफिकली स्पीशीज पे करना है, जिसपे हमारे पास हमने उसका ब्लास्ट रन किया, ठीक है, और उनकी बेसिस पे हमारे रिजल्ट्स आ गए। अब सेकंड ऑप्शन ये है कि हमने यहाँ से एक स्पेसिफिकली सीक्वेंस ले लिया, ठीक है, इसको हमने करना है 1 by 1 डाउनलोड, ठीक है। अब जब हम इस पे आते हैं ना, तो हमारे पास इधर आता है फास्टा फॉर्मेट, ठीक है। अब हम फास्टा पे क्लिक करते हैं, हमारे पास फास्टा का सीक्वेंस आ चुका है। ये जो नीचे है ना, वो अब कन्वर्ट हो चुका है फास्टा में, ठीक है। अब फास्टा की जो आइडेंटिटी है ना, वो ये एरो है, ठीक है। ये एरो के साथ हमारे पास सबसे पहले आता है स्पीशीज का, जो एक स्पेसिफिकली एक्सेशन नंबर कहते हैं जिसे।
हमारे पास अगर जस्ट ये एक्सेशन नंबर हो उनकी बेसिस पे भी हम स्पीशीज को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और ये एक यूनिक आईडी होती है जो एक यूनिक स्पीशीज को दी जाती है और उसकी स्ट्रेन्स या सब स्ट्रेन्स को दी जाती है, ठीक है। अब हमारे पास इसके दो ऑप्शंस है, एक तो ये कि हम इसको यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करें, ठीक है, और हमारी फाइल में वर्ड की फाइल में या हम इसको नोटपैड की फाइल में सेव कर लें, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये आता है कि हम इसको ना डाउनलोड कर लें, ठीक है। इसको डाउनलोड किस फॉर्मेट में करना है, हमें चाहिए फास्टा, ठीक है। हमने फास्टा फाइल में इसको, ये सिंगल वन सीक्वेंस है, ठीक है, इसको हमने डाउनलोड कर लिया, ठीक है, और ये हमारे पास फास्टा सीक्वेंस आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया डम्प सीक्वेंस, ठीक है। इसमें हमारे पास है डिफरेंट सीक्वेंसेस जो डिफरेंट स्पीशीज के हैं, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास ये क्यूरी आई है हमारी ब्लास्ट की, ठीक है। इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 100 स्पीशीज है, ठीक है, जिनको हम करते हैं आइडेंटिफाई। और अब इनमें से बहुत सारी ऐसी भी हैं जिनका हमें नहीं पता, ठीक है। कैसे नहीं पता, क्योंकि हमने जो ब्लास्ट रन किया है ना उसमें हमने सिर्फ स्पीशीज को देखा है, ठीक है, उनके 16S सीक्वेंस को नहीं देखा, ठीक है। हमने सिर्फ वो स्पीशीज निकाल ली है जी जो उनकी मोस्ट सिमिलर है। अब मोस्ट सिमिलर में एक पूरा जीनोम है, ठीक है, उसके कुछ स्पेसिफिकल रीजन्स है, ठीक है, वहां से उसने उसको पिक कर लिया, ठीक है। लेकिन ये क्यूरी जो है ना हमारे लिए थोड़ा सा मेस क्रिएट करती है। सो बेस्ट वे ये होता है कि हम सीक्वेंसेस को ना वन बाय वन कॉपी कर लें या हम उनको डाउनलोड कर लें, ठीक है। जिस तरह ये देखिए हमारे पास ये जो सीक्वेंस नंबर 4 है, ठीक है, इसमें जो लेंथ है वो मिलियंस में है, ठीक है। अब ये 16S का है, ठीक है, इसी तरह हमारे पास डिफरेंट है, ठीक है। तो ये चीज फिर मैटर करती है कि हमने कौन सी स्पीशीज चूज करनी है, ठीक है, उसका कौन कौन सा सीक्वेंस चूज करना है, ठीक है। जी, यहाँ तक तो हमारा हो गया सीक्वेंस डाउनलोड, ठीक है। अब इसके बाद हमने अलाइनमेंट परफॉर्म करनी है, ठीक है। अलाइनमेंट परफॉर्म करने के लिए हमारे पास दो मिनिमम दो सीक्वेंसेस का होना लाजमी है, क्योंकि अलाइनमेंट तब होती है कि जब एक तो हमारा हो गया रेफरेंस सीक्वेंस, जो अदर होगा वो उसके साथ उसकी अलाइनमेंट होती है, ठीक है। तो अगर किसी को भी यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है तो वो अभी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि देन फिर हम अलाइनमेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और उसके साथ हम अलाइनमेंट के साथ ट्री को कैसे डाटा को मेगा पे या डाटा को क्लस्टर मेगा पे किस तरह हम मूव ऑन करेंगे उस चीज को अभी डिस्कस करेंगे। किसी की भी यहाँ तक कोई भी क्यूरी है तो वो अभी पूछ सकता है, ठीक है। अगर मीटिंग पे के लास्ट पे करना है तो आप राइट डाउन कर लें, देन फिर हम स्टार्ट करते हैं। Sir, I have a question. जी जी जरूर। सर मैंने पूछना है कि जब हमारे पास ब्लास्ट के रिजल्ट्स आ जाते हैं तो उसमें जो हमारे पास सब स्ट्रेन्स आ रही हैं उसमें से हमें एटलीस्ट कितने सीक्वेंसेस डाउनलोड करने लाजमी है? हमें एटलीस्ट की बात की जाए तो हमें मिनिमम 10 सीक्वेंसेस को तो लाजमी यूज करना चाहिए। लेकिन अगर हमारी कोई स्पेसिफिक क्यूरी है, ठीक है, तो हम क्योंकि अगर हम 10 को यूज करेंगे तो उनके रिजल्ट्स ज्यादा बेटर आएंगे। लेकिन मोस्टली ये होता है कि फाइलोजेनेटिक्स में हम 10 से 15 स्पीशीज के जो रिजल्ट्स है ना उनको ज्यादा वैलिडेट नहीं मानते, क्योंकि अगर स्पीशीज जितनी ज्यादा होंगी रिजल्ट्स की एक्यूरेसी उतनी ज्यादा मानी जाती है। तो ब्लास्ट ये वे है कि जिससे हम एक स्पीशीज की डिफरेंट स्पीशीज को फाइंड आउट करते हैं, एज कंपेयर टू रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हमें नहीं जाना पड़ता कम से कम, क्योंकि रिव्यू में भी लिटरेचर में भी यही बातें रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट करने से पहले उनके सीक्वेंसेस जो है ना उन्हें सबमिट करवाने पड़ते हैं।
तो 5 से 10 सीक्वेंसेस आप अपनी ट्री के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पेपर पब्लिकेशन के लिए या अपने थीसिस के लिए करना है तो देन आपको 20+ की तरफ जाना चाहिए। कोई और? सर जी जी। सर ये इस ट्री का कोई और एडवांटेज या कोई और यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी के अलावा कोई और इसका यूज हो तो वो भी आप बताएं। इसका जो सबसे ट्री का सबसे जो मेन पर्पस है वो सिर्फ स्टडी नहीं है, एवोल्यूशनरी स्टडी। ये डिजीजेस की बायोमार्कर डिस्कवरी में जो सबसे मेजर रोल है वो इसका आता है, क्योंकि अगर हम एक स्पेसिफिकली गैप को ढूंढ लेना सीक्वेंस के एक पार्शियल पॉइंट पे, तो हमारी ड्रग डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये। सर लाइक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनिंग में भी, ड्रग डिलीवरी में। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे जितने भी जीन्स है ना उनमें म्यूटेशन जो होती है वो एक न्यूक्लियोटाइड की या 2 न्यूक्लियोटाइड्स की ही होती है, ठीक है। अगर हम उस गैप को ढूंढ लेना तो वो ज्यादा बेटर, वो हमारे लिए इफेक्टिव मेडिसिन में ज्यादा यूज होता है। और इसकी सबसे जो मेजर एप्लीकेशन है वो अभी जो है वो पर्सनलाइज मेडिसिन में यूज हो रही है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक पहला क्वेश्चन तो ये है, जो हम डाउनलोड सीक्वेंस हमारे पास आ जाते हैं, मोर सीक्वेंसेस जब आ जाते हैं तो हम परसेंटेज आइडेंटिटी की बात की, जिसमें 100% परसेंटेज आइडेंटिटी हमने, जिसमें हम आपने एग्जांपल दी, उसमें जब हम डाउनलोड करें हमें मतलब हमारी उसमें कोई रेंज होगी कि परसेंटेज आइडेंटिटी किसी का कम हो तब वो भी हम उसको भी कंपेयर कर सकते हैं बाद में, या सिर्फ और सिर्फ जिसके 100% हो उन्हीं को सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन ये। और जो दूसरा जो क्वेश्चन आपने बताया, क्वेश्चन ये है कि जो हमने 16S राइबोसोमल आरएनए की बात की, उसमें 1100 से ऑलमोस्ट 1500 का जो सीक्वेंस था वो बेस्ट कंसिडर कर रहे थे हम उसको। उसके बारे में भी थोड़ा सा प्लीज एलिब्रेट कीजिएगा। जी, आपका पहला क्वेश्चन जो है वो ब्लास्ट से रेलिवेंट है। हमने 100% पॉसिबल ही नहीं होता कि हमारा ये जो सीक्वेंस है ना वो उसका जितने भी हमारे पास स्ट्रेन्स है वो 100% ही आए। 95% से जो अबव रेंज होती है ना उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में सबसे बेस्ट काउंट करते हैं, क्योंकि उनका जो पी वैल्यू ना, नॉर्मली पी वैल्यू की बात कर ले तो 0.05, लाइक 5% जो चेंजेस है ना उनको हम इग्नोर करके भी चले ना तो हमारा ये पैरामीटर होता है कि हमने 90 से जो नीचे आ गई ना स्ट्रेन्स, उनका मतलब ये है कि वो फाइलोजेनेटिक्स के लिए यूज नहीं हो सकती। मीन या तो उनमें बहुत ही डाइवर्जन आ चुकी हैं, वो अब किसी और स्पीशीज में फॉल करती हैं, ठीक है। 90 से जब ऊपर आती है ना तो 10% चेंजेस को जो है ना वो हम इन्वायरमेंटल चेंजेस में, उनकी बिहेवियरल चेंजेस में, जेनेटिक्स में, तो उनमें काउंट करते हैं। तो 100% हमारी कभी भी प्रायोरिटी नहीं होती। 100% से मीन ये होता है कि हमारे पास जो क्यूरीज आई है ना वो आप देखें ना कि हमने जब रिजल्ट, हमने तो क्यूरी में डाला था 16S को, ठीक है। और देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आया है ना उसमें हमारे पास जो सीक्वेंसेस है ना वो मोस्टली हैं मिलियन ऑफ बेस पेयर्स के, ठीक है। पहले 3 सीक्वेंसेस तो हमारे 100% के साथ थे, ठीक है। ये बात तो इस चीज की इंडिकेशन हो चुकी है कि जी ये इसी स्पीशीज के हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये देखें, ये जो इसकी लेंथ है ना वो 16S से तो आई थिंक 100 टाइम इंक्रीज है, ठीक है। इसी तरह ये है। तो इसके सिर्फ ब्लास्ट से ये होता है कि हमें उसके जो स्पीशीज के जितने भी क्लोजली रिलेशनशिप वाले हैं ना, या जिनकी आइडेंटिटी उसके साथ सबसे ज्यादा मैच है, ठीक है, जिनोम के किसी भी पार्ट में वो सीक्वेंस है ना, तो ब्लास्ट का काम है उसने उसके साथ टैली करना है और हमें बता देना है। बस ब्लास्ट का काम इतना है कि उसने जहां से जो पार्ट मिल रहा है ना उसको किसी भी स्पीशीज का, ठीक है, उसने उसके साथ अलाइनमेंट करके हमें स्कोर देना है।
इज इट ओके? यस मैडम, यस सर, थैंक यू। और आपका दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि हम जब 16S की बात करते हैं ना, तो इसमें हमारा रीजन ये है कि एक सीक्वेंस की लेंथ होती है 1600 बेस पेयर, ठीक है। अब हम किसी शॉटगन से जब हम उसका सीक्वेंस लेते हैं ना, लाइक आप स्टूडेंट है, आप एक डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जब आप उसकी सीक्वेंसिंग करवाते हैं ना, तो जो 16S राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस है ना, अब उसका जो सीक्वेंस है जब वो 1000 से कम होगा, तो दैट्स मीन कि आप उसके बहुत सारे पार्ट्स को ना छोड़ रहे हैं, ठीक है। या तो आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, या तो आपके सीक्वेंस में वो चीजें नहीं है, ठीक है। जब हम उन चीजों को इग्नोर करते हैं या अनइंटेंशनली उन चीजों को ऐड नहीं करते, तो वो सीक्वेंस कभी भी हमें रिजल्ट नहीं देता, ठीक है। सो इसलिए 1150 से, क्योंकि बहुत सारे सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं जो पहले 100 से 150 तक की बेस पेयर्स को ना कट कर देते हैं। लाइक प्राइमर जो होते हैं ना, प्राइमर की डिजाइनिंग भी समहाउ इस चीज को इफेक्ट करती है। शॉटगन का सीक्वेंस लेने का मेथड भी इसको इफेक्ट करता है। सो हमारी ट्राई होती है कि जिसकी लेंथ जो है ना वो 1150 से ऊपर हो, ठीक है, उसे हम अच्छा ठीक काउंट करते हैं, अच्छा नहीं काउंट करते। अच्छा जो बेस्ट है ना वो 14 से 1600 की रेंज है, ठीक है। जो एक्सेप्टेबल है वो 1150 से स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से हमारी एक रेंज होती है कि जी हमने जो सीक्वेंस लेना है ना, उसमें एक लेंथ होती है 80 CG के सीक्वेंसेस की। इसकी जगह पे आप प्रोटीन को ले आए, ठीक है, तो प्रोटीन की भी एक प्रॉपर लेंथ है, ठीक है। उससे कम होगी तो वो कभी भी आपको रिलेशनशिप या वो डिजायर्ड आपकी जो क्यूरी है ना उसको एड्रेस नहीं करता। सो इसलिए ये रेंज होती है इसकी। थैंक यू सर। सर इसमें काइंडली सर जो शॉर्ट गन की बात आप एक दो दफा आप जिक्र कर चुके हैं, उसको थोड़ा सा भी एलिब्रेट करें ताकि हमें शॉर्ट गन से क्या मुराद है ये चीज समझा जाए। शॉटगन ये मेथड है, लाइक जिस तरह आपने इल्यूमिनर के सीक्वेंसेस का सुना है ना, तो जी जी। शॉटगन ये उसी मेथड को कहते हैं। शॉटगन मेथड कहते हैं जिसमें हम एक छोटे पार्ट को सीक्वेंस करते हैं, उसको शॉटगन कहते हैं। जी थैंक यू। जज़ाकल्लाह। किसी और का कोई क्वेश्चन है? चलें सर, नेक्स्ट आप प्रोसीड करते हैं इंशाल्लाह इससे फिर। जी। तो अब हमारे पास सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे अब अगर हम 1 बाय 1 सीक्वेंसेस को डाउनलोड करना स्टार्ट करें तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमें काफ़ी जो सीक्वेंसेस है ना वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। सिंपली अब हम देखते हैं कि हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लें, या जो हमने ये डाउनलोड किया है सीक्वेंस, ठीक है ना। अब मेरे पास तो ऑलरेडी जो है वो मेगा इंस्टॉल है, ठीक है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं कि हमने अलाइनमेंट तो हम ऑनलाइन करवा लेते हैं, ठीक है। ऑनलाइन अलाइनमेंट करवाने के लिए हमारे पास MSC भी है, ठीक है, और उसके बाद क्लस्टल भी आता है। अब हमारे पास बेसिक चीज आ जाती है कि अलाइनमेंट करवानी है, ठीक है। अलाइनमेंट करवाने से ये होगा कि हमें एक ना ओवरव्यू मिल जाता है, ठीक है, कि जी हमारे ये सीक्वेंस की जो स्टार्ट लेंथ है ना, लाइक हमारे पास अगर 50 सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि हमारे जो सारे सीक्वेंसेस है ना वो एक ही जो पार्ट है ना वहां से स्टार्ट करें। लाइक अगर मेजोरिटी की स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना 40 से स्टार्ट होता है, तो हम ट्राई करेंगे उससे जो पहले वाले हैं, ठीक है, अगर तो वो बहुत कम सीक्वेंसेस में है तो हम उनको ना या तो रिमूव कर देंगे, ठीक है, या फिर हम उनको इग्नोर करेंगे, ठीक है। इग्नोर करने के लिए भी हमें इंसर्शन डिलीशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्लस्टल ओमेगा जो है ना वो फाइलोजेनेटिक्स में अगर आपने जस्ट अंडरस्टैंडिंग लेनी है ना, तो इसमें सबसे इजीएस्ट जो टूल है ना वो क्लस्टल ओमेगा आता है, ठीक है। क्लस्टल ओमेगा में ये है कि हम सिंपली अपना सीक्वेंस
लाइक हमने कौन सा सीक्वेंस यूज करना है, हमने प्रोटीन का करना है, डीएनए का करना है या आरएनए का करना है, ठीक है। हम उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर हमने जिस तरह अभी फाइल डाउनलोड की है, ठीक है, हम उस फाइल को अभी चूज कर लेते हैं, ठीक है। लाइक हमने ये डम्प सीक्वेंसेस की एक फाइल को कर लिया है चूज, ठीक है। अब वो फाइल अपलोड हो चुकी है, ठीक है। अब हमारे पास इसके जो रिजल्ट्स आएंगे ना, वो अलाइनमेंट भी हो जाएगी, ठीक है। और उसी के साथ वो एक ट्री भी बना के दे देगा, ठीक है। लाइक क्लस्टल ओमेगा आपको सिंपली हर चीज बता देगा जो आप मेगा से या किसी और से करते हैं, ठीक है। अब इसमें आउटपुट फॉर्मेट हमारा ये होता है कि हम काउंटर काउंट भी मस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम सिंपली एक टाइटल का नेम दे दें, ठीक है, आप कोई भी, ठीक है। और क्यूरी को करवा देना है हमने सबमिट, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ चीजें बेनिफिटेड मिलती हैं क्लस्टल ओमेगा में। लाइक अगर हमारा कोई सीक्वेंस मिस है, ठीक है, कोई पार्ट मिस है या उसमें कोई चीजें ठीक नहीं है जो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो वो उस क्यूरी को उसी वक्त हाईलाइट करता है और वो जॉब सबमिट नहीं होती, लाइक वो एनालिसिस परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। तो एक बेनिफिट ये है क्लस्टल ओमेगा का कि वो रॉन्ग सीक्वेंसेस को ना कभी भी अलाइन नहीं करता, ठीक है। लाइक वो उनकी अलाइनमेंट नहीं करवाता, उसका ट्री नहीं बनाता, ठीक है। अब हमारे पास हमारी एक फाइल आई थी, ठीक है, जो हमने डाउनलोड की थी फास्टा की बेसिस पे, जो हमने निकाली है ब्लास्ट करके, ठीक है। अब हमने उस फाइल को सबमिट करवा दिया है, ठीक है। अब इसकी क्यूरी में टाइम लगता है और टाइम भी इसमें काफी लगता है, ठीक है। लाइक सम टाइम तो ये आधा घंटा भी ले लेता है और सम टाइम ये 10 से 15 मिनट में इसके रिजल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो हम इसकी क्यूरी को करवा देते हैं सबमिट, ठीक है। अब हमारा जो मेन पर्पस है ना फाइलोजेनेटिक्स का, जिसमें हम मोस्ट कॉमन टूल जो है ना, जिसको मेगा कहते हैं, ठीक है, जिसमें मेगा 10, मेगा 11 और अब तो मेगा 12 भी आ चुका है, ठीक है। अब हम उससे ट्री बनाएंगे 1 बाय 1, ठीक है। उसमें हम 1 बाय 1 पैरामीटर्स को चूज करेंगे, उसमें हम अलाइनमेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। उसमें हम बूस्टर वैल्यूज को देखेंगे, लाइक हम A to Z हर चीज को मैनुअली जब करते हैं तो उसमें हमें पता होता है, उससे फिर हमारे जो रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन है या हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो सारी क्लियर हो जाती है, एज कंपेयर टू जब हम किसी वेब बेस्ड टूल से करते हैं तो उसमें हमने सिर्फ सीक्वेंस सबमिट करवाते हैं, ठीक है। और वो डिफॉल्ट पैरामीटर्स पे हर चीज को रन करके हमें रिजल्ट्स दे देता है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं, हम मेगा को ओपन करते हैं, ठीक है। ये मेगा का इंटरफेस है, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल है, यूजर फ्रेंडली है और इजी टू यूज है। लाइक आप ये कह लें कि हर इंसान इसको नॉर्मली यूज कर सकता है और सबसे कॉमन यूज भी यही होता है, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट जो है ना सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। लाइक अब हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक तो ये कि हमारे पास फाइल बनी पड़ी है, जस्ट उसका ट्री बनाना है, ठीक है, जो हमारे पास या तो मेगा की फाइल होगी या तो हमारे पास फास्टा की फाइल हमने सेव कर ली होगी, लाइक उसमें हमने हर चीज परफॉर्म करके रखी हुई है। सेकंड वो फाइल जिस तरह अब अभी हमने डाउनलोड की है, ठीक है, जिसमें हमारे पास सीक्वेंसेस हैं, उनकी अभी अलाइनमेंट नहीं करवाई, ठीक है। हम उनको अलाइनमेंट करवा के उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं या सेव कर लेते हैं एक डिजायर्ड फॉर्मेट में, ठीक है। और थर्ड वन जो नॉर्मली हर स्टूडेंट के लिए सबसे इजीएस्ट वे है, जिसमें हम 1 बाय 1 हर स्टेप से गुजरते हैं, ठीक है। और हम एक ट्री बनाने तक के जितने भी स्टेप्स हैं ना उन कवर करते हैं, जिसमें हमारे पास फाइल भी बन जाती है और हमें हर चीज का आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले ये इसका केस देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है अलाइन का, ठीक है, जो सिंपली हम जिसमें ये करते हैं कि हमारे पास कोई भी अभी तक सीक्वेंसेस को अलाइन नहीं किया, ठीक है, हम एक नई अलाइनमेंट बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो
हम सिंपली आ जाते हैं बिल्ड अलाइनमेंट पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अभी प्रॉपरली एक न्यू बनानी है अलाइनमेंट, ठीक है। तो हम आ जाएंगे क्रिएट अलाइनमेंट पे। अगर आपके पास इससे सर सॉरी, आपकी जो है ना स्क्रीन स्टक हो गई है, ओके रीशेयर। ओके ओके। अब आप लोगों को मेगा का इंटरफेस नो सर, अभी भी शो नहीं हो रही। अब आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? जी सर, अब ओके है। अब हमारे पास ये देखें, अब हम अगेन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये मेगा का इंटरफेस आ गया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास सबसे पहला जो आता है ना, वो ये है कि अलाइन। जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास हमने जीरो से स्टार्ट करना है, हमारे पास एक सीक्वेंसेस है, वन बाय वन हम सारे सीक्वेंसेस को ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अलाइन पे, ठीक है। अलाइन पे आने के बाद हम बिल्ट एन अलाइनमेंट पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने सारा कुछ खुद करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्रिएट अलाइनमेंट पे आ जाएंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी अलाइनमेंट सेव है, ठीक है, आप उसको भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी स्पेसिफिकली फाइल से रिट्रीव करना है सीक्वेंसेस को, तो हम उसको भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास फाइल है, हम उसको रिट्रीव सीक्वेंसेस में से कुछ कुछ चूज कर लेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम सिंपली ये करते हैं कि हम क्रिएट अ न्यू अलाइनमेंट पे आ जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो अलाइनमेंट में होता है कि हमारा जो सीक्वेंसेस है वो डीएनए के हैं या प्रोटीन्स के हैं, ठीक है। हमारे पास सीक्वेंसेस जो है वो न्यूक्लियोटाइड बेस पे है, ठीक है, वो जो डीएनए के हैं, ठीक है। तो अब हम आएंगे सिंपली, हमारे पास जो हमारा सीक्वेंस है इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और इसको हम डायरेक्टली इधर कर देंगे पेस्ट, ठीक है। अब ये देखें, हमारे पास एक सीक्वेंस तो आ गया है, ठीक है। इसी तरह हम डिफरेंट सीक्वेंसेस को डाउनलोड करके यहाँ पे अलाइन करेंगे, ठीक है। लाइक हम इसी तरह, ये एक और सीक्वेंस है, इसको भी अभी डाउनलोड वहां पे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम वन बाय वन डिफरेंट स्पीशीज के जो सीक्वेंस सॉरी डिफरेंट सीक्वेंसेस है ना, उनको पेस्ट करके उनकी करवाएंगे अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइनमेंट के बाद फिर हम नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है।
अब ये देखें हमारे पास 5 सीक्वेंसेस आ चुके हैं, ठीक है। हम अपने स्टार्ट के लिए ना 5 सीक्वेंसेस को ले लेते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। हमारे पास और भी फाइल्स हैं, ठीक है। मेरे पास तो फाइल्स पड़ी हैं जिसमें 30+ और 50 और 100+ सीक्वेंसेस के, ठीक है। हमने अब सीक्वेंसेस को ले लिया है, ठीक है। अब आप इसको देखें, अब अभी तक हमने अलाइनमेंट नहीं करवाई, ठीक है। अगर हम इसी सीक्वेंस का ट्री बना लेंगे ना, ठीक है, जो हमारे पास है, ठीक है, तो उससे ये होगा कि हमारे ट्री में कोई बेसिक क्वेश्चंस नहीं होंगे, लाइक वो हमारी क्वेश्चंस को एड्रेस नहीं करेगा, ठीक है। अभी इसमें कोई भी जो सीक्वेंसेस है ना, वो अभी अलाइन नहीं है, ठीक है। वो मिसमैच है, ठीक है। हर एक सीक्वेंस अपने अकॉर्डिंग 1 2 से स्टार्ट होके वो अलाइन हो चुका है, ठीक है। सो हम इसीलिए सबसे पहले परफॉर्म करते हैं अलाइनमेंट, ठीक है। अब इधर देखें हमारे पास सामने ही ऑप्शन है, ठीक है, अलाइनमेंट का, ठीक है। इधर अलाइनमेंट भी क्लस्टर W से और मसल से होती है, ठीक है। हम नॉर्मली क्लस्टर W से कर लेते हैं, वेल नोन है और बहुत कॉमन है। क्लस्टर W को तो आप ऑनलाइन भी अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो अलाइनमेंट करते हैं ना, इसमें जो मेन चीज है ना, वो इसके पैरामीटर्स है, ठीक है। क्योंकि ये पैरामीटर्स भी हमें बताते हैं कि हमने अपने जो सीक्वेंसेस है ना, उनको अपनी क्यूरी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमने जो गैप ओपनिंग है वो 15 की बजाय 20 भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सटेंशन प्लेंटीज वगैरह को चेंज कर सकते हैं। ये हम क्यों करते हैं, लाइक हमने करनी है ना, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि हम एक रेंज बताते हैं कि भाई इतने से इतनी होनी चाहिए, ठीक है। और जिस तरह पेयर वाइज करते हैं तो उसके लिए भी हम पैरामीटर्स चूज करते हैं। और ये पैरामीटर्स जो होते हैं ना, वो हमारी स्पेसिफिकली क्यूरी की बेस पे होते हैं। लाइक आपके पास सीक्वेंसेस ज्यादा है, ठीक है, और आप उनमें रिलेशनशिप बेस पे बनाना चाहते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग गैप को 15 की बजाय 10 पे भी और 12 पे भी सेट कर सकते हैं। ये जो होते हैं ना, नॉर्मली जो होते हैं वो डिफॉल्ट ही होते हैं। जो स्टैंडर्ड यूज होते हैं उन्हें हम डिफॉल्ट कहते हैं, ठीक है। अब पेयर वाइज अलाइनमेंट हो गई, ठीक है। हमारे सीक्वेंसेस थे टोटल 5 और इनमें कुछ सेकंड्स ही लगे, ठीक है, और ये अलाइन हो गए सारे के सारे, ठीक है। अब अलाइनमेंट के बाद हमारे रिजल्ट्स देखें एक प्रॉपर वे में आ चुके हैं, लाइक वो अलाइन हो चुके हैं। अब हमें पता है कि हमारे जो सीक्वेंसेस हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें अगर कहीं पे गैप है तो वो कहाँ पे है, ये देखें यहाँ पे जी मिस है सेकंड सीक्वेंस का हमारे का, ठीक है। इसी तरह अगर किसी सीक्वेंस में ATCG के अलावा भी कोई सीक्वेंस होता है, ठीक है, लाइक सम टाइम मिसमैच हो जाता है, डिफरेंट कोई और अल्फाबेट यूज हो जाता है, तो वो उन चीजों को भी हाईलाइट करते हैं। जिस तरह ये देखें कि इस सीक्वेंस में अब हमारे यहाँ इस पॉइंट पे चेंजेस हैं, ठीक है। ये चेंजेस है, यहाँ पे C आ गया G की जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे T था, इसकी जगह पे C आ गया। तो ये जो सिंपल सी छोटी छोटी चेंजेस है ना, वो हम अलाइनमेंट से देख लेते हैं कि जी हमारा सीक्वेंस अलाइन हो गया है और इस जगह पे जो नॉर्मली है वो क्या आना चाहिए था और इसमें कौन सा आया है, ठीक है। अब जब हम ये अलाइनमेंट परफॉर्म कर लेते हैं ना, तो हमारे पास एक्यूरेसी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू अनअलाइन ट्री से, ठीक है। और इसी तरह इसकी जो एंडिंग है, ठीक है, उसमें भी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। तो इन चीजों को फिर हम अलाइनमेंट से इजीली विजुलाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है कि हमने जी इस अलाइनमेंट को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो नॉर्मली मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारे 3 वेज होते हैं, ठीक है। जिसमें हम ये थर्ड वे में ये है कि जी हम सीक्वेंसेस को अलाइन करके, ठीक है जी, देन उसको रख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम अगर हम मेगा फॉर्मेट में, फास्टा फॉर्मेट में या नेक्सिम फॉर्मेट में, ठीक है। फास्टा फॉर्मेट से हमें ये फायदा होता है कि हम उस फॉर्मेट को डिफरेंट टूल्स में यूज कर लेते हैं, लाइक DNASP, RDP, परसेंटेज आइडेंटिटी मैट्रिक्सेस।
तो डिफरेंट टूल्स में हम फास्टा को यूज कर सकते हैं, लेकिन मेगा को जो स्पेसिफिक फॉर्मेट है ना वो हम मेगा में यूज करते हैं, ठीक है। और नेक्सियम जो फॉर्मेट है उसको हम कहीं पे भी यूज करते हैं, लाइक हम उसको एक्सपोर्ट करके, ठीक है, उसका ट्री को कलराइज कर सकते हैं आईटोल के थ्रू, या डिफरेंट वे में नेक्सियम भी यूज होता है। सो हम फास्टा में अगर इसको सेव करते हैं ना तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो आप जब अलाइन कर लिया, ठीक है, फिर हम इस सीक्वेंस को सेव कर लेते हैं किसी भी नाम से। अब हमारे पास सीक्वेंस आ चुका है, ठीक है, अलाइन हो चुका है, उसको हमने कर लिया है सेव, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड चीज है वो ये कि अब हमने इसका ट्री बनाना है, ठीक है। हमारे पास 5 सीक्वेंसेस है, अब हमने उसका ट्री बनाना है। ट्री बनाने से का सबसे जो बेसिक फिनोमिना है ना, उसमें हम ट्री बनाने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें किस मेथड के थ्रू ट्री बनाना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज को हम चेक करते हैं अपने मॉडल्स के थ्रू, ठीक है। अब हम मॉडल्स पे आते हैं ना तो हमें यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है ना वो हमारा आता है फाइंड बेस्ट फिट मॉड, ठीक है। जो बेस्ट फिट मॉडल है ना उसको यूज करते हैं, क्योंकि वो हमें बताता है कि हमारा जो सबसे बेस्ट वे है ना, लाइक हम 2 तरह से ट्री बनाएंगे, ठीक है। एक वो जिसमें हम बेस्ट फिट मॉडल को यूज करेंगे, ठीक है, और एक दूसरा जिसमें हम बेस्ट फिट मॉडल को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे जी हमने जो फाइल फॉर्मेट सेव किया हुआ है, ठीक है। तो हमने पास्ता में सेव किया था, हम उसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड चीज ये आ गई कि हमने प्रोटीन सीक्वेंसेस लिए, ठीक है। तो हमने प्रोटीन पे जाना है, हमने न्यूक्लियोटाइड लिया तो हम न्यूक्लियोटाइड के साथ कैरी करेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि ये प्रोटीन कोडिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ठीक है। अगर है तो हम इसको यस करेंगे, अदरवाइज हम उसको नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो देन हमारे पास आ जाता है कि जी हम इसको किस की लाइक हम एक स्पेसिफिकली बैक्टीरिया पे है या जिस भी स्पेसिफिकली ऑर्गेनिज्म पे या उसके स्पेसिफिक चीज पे जाना चाहेंगे, फिर हम उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। बैक्टीरियल प्लास्टिड है, प्लांट प्लास्टिड्स है, लाइक फिर हमें ये सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर हमें इन चीजों का आइडिया नहीं है तो फिर हम स्टैंडर्ड पे रहने देंगे, ठीक है। अब उसने ये कह दिया है कि जी हमारे पास जो क्यूरी है ना उसी हमारे पास वो ऑलरेडी सेव्ड है, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे स्टार्ट, ठीक है। हमारा जो सीक्वेंस है वो न्यूक्लियोटाइड्स का है। अगर हमारा प्रोटीन का होता है तो देन हम उसको चूज करते हैं अमाइनो एसिड पे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास वे नेबर ज्वाइनिंग ट्री आ जाता है, ठीक है। हम इसको नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है। हमने जो ट्री बनाना है वो नेबर ज्वाइनिंग बेसिस पे है या मैक्सिमम लाइक्लीहुड पे, तो उस चीज को हम यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे और फिर हम चूज करेंगे कि हमारा जो बेस्ट फिट मॉडल है वो कौन सा बनता है, ठीक है। अब इसने ये बताया कि जी इसमें से सीक्वेंस 1 जो है ना वो लाइक हमने जो लास्ट पे अलाइनमेंट की थी ना तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा सीक्वेंस नीचे जो है ना वो एम्प्टी ऐड हुआ था, ठीक है, जिसके आगे कुछ नहीं था। उसको नाम दे दिया था उसने सीक्वेंस 6 का, ठीक है। तो उसने कहा कि उसको एक्सक्लूड करके करना है या नहीं, तो वो हमारा सीक्वेंस ही नहीं है तो हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये रिजल्ट्स आ चुके हैं जो बेस्ट फिट के हैं, लाइक मॉडल की बेसिस पे जो डीएनए का बेस्ट फिट मॉडल बनता है ना उसकी बेसिस पे हमारे पास रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। अब हमारे पास ये जो टॉप 3 मॉडल्स होते हैं ना, हम टॉप 3 या टॉप 5 को चूज करते हैं हमारा ट्री बनाने के लिए। लाइक समहाउ अगर हमारे रिजल्ट्स इनके साथ ठीक नहीं आते तो हम डिफरेंट को यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ चुका है कि हुआंगसू मॉडल है, ठीक है। इसमें ना तो हमने इंसर्शन यूज करनी है और ना ही गामा वैल्यूज को यूज करना है, ठीक है। और सेकंड में उसके साथ गामा वैल्यूज को यूज किया गया है। थर्ड में उसमें ओनली इंसर्शंस को ऐड किया गया है, ठीक है। ये हमारे जितने भी है ना ये डिफरेंट जो पैरामीटर्स है ना मॉडल्स है
उनके नाम है कि हमने जी इस मॉडल को यूज करते हुए ये ट्री बनाया है, ठीक है। उसमें हमने इंसर्शंस को ऐड किया है या नहीं ऐड किया, वो हम फिर अपनी इंटरप्रिटेशन में बताते हैं, ठीक है। और नीचे ये देखें, इनकी एब्रीवेशंस भी प्रॉपरली मेंशन की हुई है कि कौन सा मॉडल कौन सा है और उसकी क्या एब्रीवेशन है, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम इनको एक्सेल की फाइल में भी रिजल्ट्स को सेव कर सकते हैं, जो हम अपने थीसिस में या अपने पेपर में लगा सकते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल हम इसको एक्सेल की फाइल में सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे रिजल्ट सेव हो गए, ठीक है। और हमें सेम रिजल्ट्स जो है ना वो एक्सेल में अब इस तरह मिलेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं कि हमें पता है कि जी हमारा मॉडल जो है ना मैक्सिमम लाइक्लीहुड के लिए जो सबसे बेस्ट मॉडल है वो ये है, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी मेन चीज पे जिसको हम कहते हैं फाइलोजेनी, जिससे हम ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए, हमारे पास आ गया मैक्सिमम लाइक्लीहुड का ट्री, नेबर जॉइनिंग, ठीक है। और इसके अलावा जो डिफरेंट ट्रीज है जिसे आप जीमा भी कहते हैं, ठीक है। और डिफरेंट बेसिस पे जो हम ट्रीज बनाते हैं, ठीक है। जो बेसिक है उसमें हमारे पास मैक्सिमम लाइक्लीहुड ही आता है, ठीक है। और दूसरा नेबर जॉइनिंग मेथड पे, ठीक है, हमने बेस्ट फिट मॉडल फाइंड आउट किया है मैक्सिमम लाइक्लीहुड का, ठीक है। अब इसमें हमें वो बार बार पूछता है कि हमने यही फाइल यूज करनी है, ठीक है जी, हमने यही फाइल यूज करनी है जो हमने ऑलरेडी सेव की है। लाइक अगर आप किसी और फाइल को भी चूज करना चाहते हैं तो फिर आप और फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ट्री बनाने के लिए ना जो सबसे मेन चीजें हैं, एक तो है बूटस्ट्रैप वैल्यूज। बूटस्ट्रैप वैल्यूज जो होती है ना वो हमें बताती हैं कि हमारा ट्री जो है ना उसकी कितनी दफा उसने एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ अलाइन किया है और उसकी एक्यूरेसी कितनी बनती है। लाइक हम बूटस्ट्रैप वैल्यूज की बेसिस पे देखते हैं, जिनकी बूटस्ट्रैप वैल्यूज 70 से कम आती हैं वो जो ट्री होता है ना वो स्ट्रॉन्ग ट्री या उसकी वो स्पीशीज जो होती है ना उसका लिंक जो है वो स्ट्रॉन्ग काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि उसकी जो आपस की सिमिलैरिटी है ना वो अच्छी नहीं आती, ठीक है। तो हम बूटस्ट्रैप वैल्यूज को 1000 रखते हैं मोस्टली, ठीक है। क्योंकि 1000 टाइम जब एक चीज दूसरी चीज के साथ कंपेयर करती है ना तो वो उसके रिजल्ट्स ज्यादा बेटर आते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा सीक्वेंस जो है वो है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब इसके बाद ये देखें, अगर हम डिफॉल्ट पे जाएंगे ना, हमने कोई भी मॉडल यूज नहीं किया, लाइक जिस तरह हमने बेस्ट फिट मॉडल की यूज किया है, तो हमारे पास रिजल्ट्स जो है ना वो इन्हीं पैरामीटर्स की बेसिस पे आप एक दफा ट्राई कर लें, ठीक है। हमारा ट्री बन के आ जाएगा, ठीक है। ये बूस्टरअप वैल्यूज है जो नीचे काउंट हो रही हैं, ठीक है। हमारे पास 5 सीक्वेंसेस हैं, हमें मैक्सिमम टाइम लगेगा तो हमें 3 मिनट मैक्सिमम लगेंगे, 2 से 3 मिनट। अभी हमारा ट्री बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इस ट्री में जो लैग्स है ना वो मैं आपको दूसरे ट्री के साथ कंपेयर करके बताऊंगा कि इस ट्री से जो हमने बेस्ट फिट मॉडल से बनाया है उसमें और दूसरे में बहुत सारा गैप आता है, क्योंकि उसमें हम कोई एक स्पेसिफिकली पैरामीटर नहीं यूज करते। हम जो रैंडम है ना उसमें हमने जिस तरह अभी हमने इसमें टेमूरियन ही मॉडल यूज किया है, गामा इंसर्शंस को यूज किया है, लेकिन जो हमारा बेस्ट फिट था ना उसने बताया कि जी आपके सीक्वेंस के साथ जो बेस्ट मॉडल है ना वो ये होना चाहिए, उससे आपकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। मैक्सिमम लाइक्लीहुड से जब हम ट्री बनाते हैं ना तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि उसने 1 बाय 1 जो है ना वो उसके साथ मैच करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू नेबर ज्वाइनिंग में हमारे पास क्विक रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। क्योंकि नेबर ज्वाइनिंग और मैक्सिमम लाइक्लीहुड की बेसिस जो है ना वो है एक डिस्टेंस बेस पे है और दूसरा रिलेशनशिप बेस पे है, ठीक है। तो ये क्यूरी जो है ना हमारी कि हमने ट्री कौन सा बनाना है वो हमें हमारी स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन से होती है कि हम ट्री इस तरह का बनाएंगे, ठीक है।
ये अभी ट्री बन रहा है, ठीक है। अगर हम इसको अभी यहाँ से स्टॉप डाउन भी करेंगे वो तब भी हमें रिजल्ट दिखा देगा, ठीक है। लेकिन वो रिजल्ट जो होंगे वो इन स्पेसिफिकली जो क्यूरीज नीचे चल रही है ना, नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स, इनकी बेसिस पे होती है, ठीक है। तो हम अभी वेट कर लेते हैं, हमारे पास इंशाल्लाह अभी रिजल्ट्स आ जाएंगे। सर इधर एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी जब हम इसको मेगा में लेकर आए थे हमारे 5 सीक्वेंस को, जी जी उसके बाद हमने अलाइनमेंट नहीं की थी। अलाइनमेंट जी करने से पहले जो है ना वो सारे सीक्वेंस जो है ना इरेगुलर पड़े थे। लाइक ए के साथ जो है ना टी नहीं था, और टी जी सी ऐसे लाइक इरेगुलर थे पांचों के पांच। जब हमने उसको अलाइनमेंट वाला फंक्शन अप्लाई किया उसके ऊपर, फिर उसके बाद हमने देखा है कि वो सारे जो है ना अलाइन हो गए। ए के साथ ए आ गया है, टी के साथ टी आ गया, और जी के साथ जी आ गया है। उनको मतलब एक पूरे प्रॉपर एक लाइन में आ गए। तो ये ऐसे मतलब कि कैसे हुआ? वो जो हमारे सीक्वेंस थे वो सारे उसने सब्स्टिट्यूट किए हैं, या उनको जस्ट कौन सा सीक्वेंस फर्स्ट नंबर पे आ रहा था उसके अकॉर्डिंग उसने अलाइन किया? जो हमारे पास हमारा सीक्वेंस फर्स्ट होता है ना, वो उसके अकॉर्डिंग उस सारे को अलाइन कर देता है। तो इससे ये होता है कि हमारे जो सारे सीक्वेंसेस है ना, वो एक सीक्वेंस में आ जाते हैं, ठीक है। लाइक वो हमारा ये कह लें कि आउटग्रुप है, या हमारा जो कह लें कि रिप्रेजेंटेटिव सीक्वेंस जो है ना, वो सीक्वेंस 1 हो गया। अब सीक्वेंस 1 पे हम कोई भी ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, ठीक है। उसको हम स्पीशीज नंबर 4 को भी रख सकते हैं, 1 को भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 वाली को वो एज अ सिमिलरिटी के लिए ना अपना वो कॉम्बिनेशन के लिए मेन मानता है। ओके। तो ये जो हमारे पास मैक्सिमम लाइक्लीहुड का ट्री है ना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट हमारा रिजल्ट्स कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। हम इसी टाइम पे ना एक ट्री जो है ना, वो उसके बेस्ट फिट मॉडल की बेस पे भी डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये अभी अलाइनमेंट ऑलमोस्ट हो जाए, देन फिर हम उसको भी करते हैं फाइनलाइज इंशाल्लाह भी। सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर क्या आप बता सकते हैं कि हम किन सिचुएशन में मैक्सिमम लाइक्लीहुड ट्री ड्रॉ करेंगे और किन सिचुएशन में हम नेबरहुड ट्री यूज करेंगे? अगर तो हम आते हैं रिलेशनशिप, लाइक अगर हमने एक स्पेसिफिकली स्पीशीज का रिलेशनशिप फाइंड करना है ना, ठीक है, तो देन तो हम सिंपली जाएंगे मैक्सिमम लाइक्लीहुड पे, ठीक है। हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर, आई एम लिसनिंग। जी जी अगर तो हमने आना है उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बेस पे, लाइक हमने डिस्टेंस को नहीं देखना, ठीक है। तो फिर हम जाएंगे मैक्सिमम लाइक्लीहुड पे, ठीक है। अगर हमने डिस्टेंस की बेसिस पे एवोल्यूशन को फाइंड करना है ना, कि एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से कितना फार अवे है या उसके एंसेस्टर में कितना चेंज आया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस,
तो देन हम नेबर ज्वाइनिंग को यूज करते हैं। लेकिन अगर हमने उनका सिर्फ रिलेशनशिप चेक करना है, ठीक है, कि वो एक दूसरे के साथ कितना क्लोज है, ठीक है, तो फिर हम जाते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड पे। तो ये हमारे दो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो इनके अलावा हम अपनी क्यूरी की बेसिस पे चेंज भी कर सकते हैं। ओके सर, गॉट द पॉइंट, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। ये हमारे पास जो है ना ट्री बन के आ गया, ठीक है। अब इसमें देखें ना तो हमारे पास ब्रांच लेंथ और स्टैटिस्टिक्स वैल्यूज भी हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो है ना बेसिकली जो हमारी बूटस्ट्रैप वैल्यूज हैं, ये जो हमें इधर नजर आ रही है ना 68, ये हमारी बूटस्ट्रैप वैल्यूज है, और ये 87, ये दोनों हमारी बूटस्ट्रैप वैल्यूज है, ठीक है। और ये साथ वाली जितनी भी हैं ये हमारी ब्रांच लेंथ्स है, ठीक है। इनको हम यूज करना चाहें तो इधर से यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जिस तरह हमें पता है कि हमारे ट्री में सबसे पहले नोड आती है, ठीक है, देन ये चीजें जो है ना हम इंटरप्रिटेशन में लेके जाएंगे। और अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा ट्री बना है, ठीक है, जो हमने सिंपली बनाया है, ठीक है, उसका कंपैरिजन करते हैं हमारा जो बेस्ट फिट मॉडल है ना उसके अकॉर्डिंग। एक बेस्ट फिट मॉडल में हमारे पास हुआंग-चू मॉडल आया था, ठीक है, और उसमें इंसर्शन और डिलीशन कोई भी नहीं थी, ठीक है। हम यूनिफॉर्म रेट्स के साथ चलते हैं, ठीक है। और अब हम उसके साथ एक ट्री बनाते हैं। टाइम इसमें थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, ठीक है, हमें वेट करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर हम ट्री बनाना चाहें नेबर ज्वाइनिंग बेसिस पे, वो हमारा जो ट्री है वो इंस्टेंट बेसिस पे बनता है, ठीक है। मैं इसको स्टॉप डाउन करके आप ये इसको कैरी कर ले, देन मैं आपको बताता हूँ कि नेबर ज्वाइनिंग का जो ट्री है ना वो इंस्टेंट बेसिस पे बनता है एज कंपेयर टू मैक्सिमम लाइक्लीहुड। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है अभी। हेलो सर। जी 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 अस्सलाम वालेकुम सर। इसमें जो बूस्टअप वैल्यूज में हमने पीछे जो बात की थी कि 70 से अगर कम आए तो हम उसको हम थोड़ा सा वो कंसिडर करेंगे नॉट स्ट्रॉन्ग। तो जी अभी हमारे पास एक दो गज एक का 68 आया, और दूसरी बात हम जो उधर नंबर को चेंज करके 1000 किए हुए थे ना, इसका जी जी मकसद समझ आई मुझे, जो समझ आई उसमें ये था कि हम इसको मतलब 1000 टाइम्स हम इसको कंपेयर कर रहे हैं ताकि हमारी रिजल्ट में मैक्सिमम या मिनिमम उसमें गलती की गुंजाइश हो। जी जी सही समझ? बिल्कुल जी। अ, तो अभी हमने उधर 1000 रखा, लेकिन अभी हमने जो ट्री बन के जो हमें नजर आए उसमें 68 नजर आए थे। इसकी क्या वजह है, और इसमें कोई हमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहा। अब 68 जो आया है ना तो दैट्स मीन कि जो हमारा जो ट्री है ना मैक्सिमम लाइक्लीहुड का, उसमें जो ये डिजायर्ड सीक्वेंस है ना, अगर ये सीक्वेंस को देखा जाए ना तो ये देखें हमारे पास ये दोनों सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि या तो इनकी रेलेवेंसी नहीं है आपस में, ठीक है, नंबर वन, ठीक है। और नंबर टू ये कि या फिर इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुकी हैं इस स्पीशीज में, लाइक ये दोनों डिफरेंट स्ट्रेन्स है एक ही स्पीशीज की, ठीक है। तो ये 68 जो है ना वो हमें बताता है कि इसमें इतने टाइम इसके साथ कंपेयर करने के बाद इसका ही वैल्यू ये है। सो अगर 70 से अबव हो ना तो उसका मतलब ये होता है कि उसका उसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ठीक है। लेकिन अगर 68 भी है तो नॉर्मली हम इसको ठीक काउंट करते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग काउंट नहीं करते। स्ट्रॉन्ग हमने 70 वाले को ही करना है, जो वेरी स्ट्रॉन्ग है वो हम 85 से ऊपर 80 से ऊपर वाले को करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग है और एक
एक वेरी स्ट्रांग है और एक बस वीक है। स्ट्रांग नॉर्मली कह लें कि तू ये स्ट्रांग में भी नहीं आता और वीक में भी नहीं आता 68, ठीक है। तो जब इस तरह की ट्री की हम इंटरप्रिटेशन करनी होती है ना, तो हमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम एक ही स्पीशीज की करते हैं, ठीक है। अब ये दोनों स्पीशीज जो है ना वो एक दूसरे के साथ है। तो इस केस में हम ये करते हैं कि हम एक आउट ग्रुप लेते हैं, ठीक है। आउट ग्रुप का काम क्या है? आउट ग्रुप हम इसलिए यूज करते हैं कि वो इन सारी स्पीशीज को ना एक लाइन में ले आता है, और जो आउट ग्रुप होता है ना वो इनसे अलग होता है इन सबसे। जिस तरह अब ये देखें तो हमारे पास ये 3 की एक स्पीशीज बन रही है और ये 2 की एक बन रही है, जबकि हमें पता है कि ये सारी की सारी एक ही स्पीशीज है, उसकी स्ट्रेन्स है, ठीक है। तो इस तरह के इवेंट पे हम क्या करते हैं कि हम एक आउट ग्रुप को यूज करते हैं, ठीक है। आउट ग्रुप जब हम यूज करते हैं ना, तो आउट ग्रुप क्या करता है कि इन दोनों को मर्ज करके ना वो थर्ड वन पे ये अलग बन गई है, ठीक है। तो उनमें फिर अलग जो होता है वो आउट ग्रुप होता है। अब हमारा क्वेश्चन ये होता है कि हमने आउट ग्रुप ले दिया अपने रिजल्ट्स इनके लिए, ठीक है, स्पीशीज के जो रिलेशनशिप है या उनके डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जब हमने आउट ग्रुप चूज करना है ना, तो हमने ये बात माइंड में रखनी है कि वो उसी जो लाइक अगर हम बैक्टीरिया पे काम कर रहे हैं तो हमने आउट ग्रुप बैक्टीरिया से ही चूज करना है, ठीक है। लेकिन ऐसा चूज करना है जो उस जो डिजायर्ड स्पीशीज है ना उससे बिल्कुल एंटी हो, क्योंकि अगर तो उससे रेलिवेंट होगा, लाइक ये ग्राम पॉजिटिव है तो हम ट्राई करेंगे हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को चूज करें, ठीक है। उससे ये होगा कि वो एक डिफरेंट स्पीशीज है, ठीक है। वो इसको उसके साथ चेंज करेगी और हमारी ये जो मिस जजमेंट्स है ना एक ही स्पीशीज के अंदर, वो इनको क्लियर कर देती है फिर। तो ये 68 और 78 ये दोनों का जो है ना वो चेंज कर देती है। अब ये देखें हमारे पास जो रिजल्ट सेकंड आए हैं, ठीक है, वो आए हैं हमारे पास रिजल्ट्स हमारे एक स्पेसिफिकली फॉर्मेट को यूज करते हुए, ठीक है, जिसमें हमने बेस्ट फिट मॉडल को अप्लाई किया है, ठीक है। अब इसमें जो नीचे वाली स्पीशीज है उनमें जो बूस्टर वैल्यूज है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। और उसमें वेरी स्ट्रॉन्ग पे है, ठीक है। वो 85 से 91 पे चली गई हैं और ये 68 से 58 पे आ गई है, ठीक है। सो अब हमने एक मॉडल को ट्राई किया है, ठीक है। हम इनकी वैल्यूज को इंक्रीज करने के लिए हम मॉडल को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। हम मॉडल नंबर 2 को ट्राई करेंगे कि अगर उसमें हमारी वैल्यू 70 से अबव रहे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। हम 2 से 3 डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमारी वैल्यूज ठीक नहीं आई तो फिर हमारा ये होता है कि हम अपने सीक्वेंस को क्रॉस चेक करें, ठीक है। या फिर हम ये करते हैं कि हम अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करने के लिए हम जो ट्री है ना उसको चेंज करके देखते हैं कि हम नेबर ज्वाइनिंग पे चले जाते हैं, ठीक है। और नेबर ज्वाइनिंग का ट्री जो है वो इंस्टेंट बनता है, ठीक है। अभी हम देख रहे थे मैक्सिमम लाइक्लीहुड का, ठीक है। अब नेबर ज्वाइनिंग का ट्री ने ये चीज कंफर्म कर दी है कि जिस सीक्वेंसेस में कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखें हमने ये चीज देखनी है कि अब हमारी जो वैल्यूज है वो 74 पे चली गई है, ठीक है, 58 से, ठीक है। और जो सेकंड वन है वो 85 ही है। सो दैट्स मीन कि जो चेंज आ रही है ना हमारे सीक्वेंसेस में, ये जो चेंज आ रही है रिलेशनशिप की बेसिस पे और डिस्टेंस की बेस पे, वो इन दो सीक्वेंसेस में आ रही है, ठीक है। या तो सिंपली नेबर ज्वाइनिंग जो है, ठीक है, वो हमारे पास आ गया रिलेशनशिप, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इस चीज में जो हमारा कंपैरिजन है, ठीक है, वो डिस्टेंस बेस पे यहाँ पे सबसे ज्यादा आ रहा है, ठीक है। और ये स्पीशीज जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। अगर डिस्टेंस की बेस पे बात की जाए तो इनमें बहुत ज्यादा कन्वर्जन है।
अभी हमने ट्री बनाया है, लेकिन अब ट्री में हम चेंजेस किस तरह कर सकते हैं, इसको हम ये तो हमारे पास अभी सिंपल ट्री है, ठीक है, जिसे हम रेक्टेंगुलर ट्री कहते हैं। अभी हम इसको डिफरेंट ट्रीज में चेंज कर सकते हैं, जिसमें सर्कुलर में है, ठीक है। अब फिर हम इस ट्री को एडिट भी कर सकते हैं, लाइक अगर हम इसको कलराइज करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अपने कल वाला जो सेशन है ना, उसमें ट्री को इंटरप्रेटेट कैसे करते हैं, ठीक है, उस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके साथ हम देखेंगे कि जो हम इस ट्री को किस तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमें कौन फॉर्मेट सबसे बेस्ट है। अगर हम इसको आईटॉल पे लेके जाएं, वहां पे हम इसको कलराइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम हम इंशाल्लाह कल वाले सेशन में करेंगे। अगर आपको किसी को भी यहाँ तक